Assalamu alaikum students. My name is फैजान सिद्दीकी and I am your chemistry teacher. बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जो प्रीवियस लेक्चर हमारा चल रहा था केमिकल एनर्जेटिक्स का, तो उसके लास्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को डिस्कस किया था और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हम उसको वहां पे डिस्कस कर रहे थे, टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहे थे। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो टर्म्स डिस्कस कर चुका था मैं, उसमें सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये टोटल 7 टर्म्स थी जो कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गई थी और अब उसके आगे से हमें यहाँ पे इसको लेके चलना है। तो नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे इसके आगे जो थर्मोडायनेमिक्स की हमारे पास आ रही है, वो टर्म यहाँ पर नंबर 8 पर है, वर्क एनर्जी की, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए वर्क का कॉन्सेप्ट उसी तरीके से है जिस तरह आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट फिजिक्स में आपके चल रहा है? अगर आप याद करें तो आपको पढ़ाया जाता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे आप कोई फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, यानी वो एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पे चला जाए। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क परफॉर्म हो रहा है। इसीलिए इसी बेसिस पे जब वर्क का फॉर्मूला लिखा जाता है तो लिखा जाता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। इस तरह से लिखा जाता है कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। अगर आपने स्केलर वेक्टर पढ़े हो तो वहां पे आपको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स पढ़ाए जाते थे। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको रिकॉल करूं तो देखो, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाता है, जैसे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्ट स्केलर आता है तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है उसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, तो इसलिए वर्क को याद रखिएगा, डेफिनेशन आपने नोट्स में से देखनी है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म यहाँ पर जो हमारे पास आती है वो टर्म यहाँ पर आती है एंथैल्पी से रिलेटेड। अच्छा, एंथैल्पी से रिलेटेड टर्म किस तरह से डिफाइन होती है, जरा उसको सारे समझ लें। एक मिनट में उसको दोबारा से लिख देता हूं थोड़ा सा टाइप फॉर्म में जनाब। तो नेक्स्ट टर्म जो यहां पर आती है, इट इज रिलेटेड टू एंथैल्पी। अच्छा, एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास चल रहा है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे बड़ा सिंपल सा यूं है कि आप एनर्जीज की मुख्तलिफ फॉर्म्स पढ़ते हैं। याद है ना आप लोगों को, आप पढ़ते हैं कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ड्यू टू मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है तो ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आप उसको हाइट पे लेके जा रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आप उसको हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर हीट एनर्जी आ जाएगी। अगर वो सन के सामने रखा हुआ है, सनलाइट पे रखा हुआ है, तो उसमें जो एनर्जी आ रही होगी वो सोलर एनर्जी आ रही होगी। अगर आप उसमें से करंट पास करें तो जो एनर्जी आ रही होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है एंथैल्पी का कि किसी भी सिस्टम से एसोसिएटेड जितनी भी एनर्जीज हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जितनी भी एनर्जीज एसोसिएटेड होती हैं, जब आप उसका ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो उसका सम एंथैल्पी कहलाता है। यानी एंथैल्पी की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन यूं दी हुई है कि टोटल एनर्जी कंटेंट टू अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम से एसोसिएटेड जो टोटल एनर्जी होती है उसको नेम दिया जाता है यहां पर एंथैल्पी का। तो एंथैल्पी की ये डेफिनेशन याद रखिएगा। एंथैल्पी को शो किया जाता है कैपिटल H से और इसका फॉर्मूला लिखा जाता है H इज इक्वल टू E प्लस PV करके, इसका फॉर्मूला जो है वो यहां पे लिखा जाता है। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में जो H होता है वो एंथैल्पी को शो करता है, E इंटरनल एनर्जी को, P प्रेशर और V वॉल्यूम को शो करता है। तो आपके पास एक टर्म जो है वो ये आती है। अच्छा, इसी तरीके से एक टर्म जो आती है
ये सेकंड ईयर फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। हमारी टेक्स्ट में एक एग्जांपल में टर्म डिस्कस की हुई है, इसकी डेफिनेशन हमारी बुक में नहीं दी हुई। एंट्रोपी की टर्म आती है। एंट्रोपी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर को कहा जाता है। किसी भी सिस्टम में जो बिगाड़ आ रहा होता है, जो डिसऑर्डर आता है, उस डिसऑर्डर को नेम दिया जाता है यहाँ पे एंट्रोपी का। अब ये डिसऑर्डर किसी भी तरह से हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। अगर किसी चीज की शक्ल बिगाड़ दी जाए, किसी सिस्टम की अपीयरेंस को खराब कर दिया जाए, तो उसका जो डिसऑर्डर होता है हम कहते हैं कि उसमें एंट्रोपी है। डिसऑर्डर जितना बढ़ेगा एंट्रोपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग शादियां अटेंड करते हैं, शादियों में आप देखते हैं ना डिनर से पहले प्लेट्स कितनी तरतीब से रखी हुई होती हैं। एक प्लेट है, उसके नीचे टिश्यू पेपर है, फिर प्लेट है, फिर टिश्यू पेपर है, फिर प्लेट है, फिर टिश्यू पेपर, कितना ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो आप कहते हैं कि भाई इस वक्त एंट्रोपी जो है वो मिनिमम है, एंट्रोपी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, खाना लग जाता है। खाना लगने का हाल सबने देखा है। खाने के बाद फिर क्या होता है, क्या प्लेट उसी तरह से रखी होती है? ऐसा तो नहीं होता। आप अपनी टेबल पे देख लें, कुछ प्लेट टेबल के ऊपर होती है, कुछ चेयर पे होती है, कुछ टेबल के नीचे भी होती है। ऐसे ही होता है ना। तो क्या है कि खाने के बाद जो है ना उसका डिसऑर्डर बढ़ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि उसका एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो एंट्रोपी किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर को कहा जाता है, इम्बैलेंस को या रैंडमनेस को कहा जाता है। डिसऑर्डर किसी भी सिस्टम में जितना ज्यादा होगा उसको हम कहते हैं कि एंट्रोपी जो है उस सिस्टम की उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। स्मॉल एस से इसको लिखा जाता है, ये इसका सिंबल है। अच्छा, एंट्रोपी के बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है वो टर्म यहां पर आती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की टर्म। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो, एक वर्ड होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, सही है, मतलब छोटा। एक होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब बिग या लार्ज, इस सेंस में लिया जाता है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो पूरे सिस्टम की एक साथ ली जाए, इंडिविजुअल को कंसिडर ना किया जाए, यानी वो प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की जो बल्क क्वांटिटी में ली जाती हैं, वो प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती है, ठीक है। जो बल्क क्वांटिटी में ली जाती हैं वो मैक्रोस्कोपिक। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मैं थर्मोडायनामिक सिस्टम की बजाय एक जनरल एग्जांपल देता हूं। जब आप अपनी बॉडी का वेट करते हैं तो वेट करने का क्या तरीका होता है? आप जाके वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी का वेट आ जाता है और आप कह देते हैं भाई इतना है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आपको आपकी बॉडी के इंडिविजुअल पार्ट का वेट पता चल जाता हो। आप वेइंग मशीन में खड़े हो गए हो तो आपको पता चल गया हो आपके हार्ट का वेट क्या है, आपके लेग का वेट क्या है, आपके हैंड का वेट क्या है, आपके जो टीथ हैं उनका क्या वेट है। इंडिविजुअल का तो नहीं पता चलता, पूरी बॉडी का एक साथ पता चलता है। तो बात याद रखो कि वो प्रॉपर्टीज जो बल्क में लेते हैं, यानी पूरी सिस्टम की एक साथ ली जाती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज याद रखना, बल्क में ली जाने वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, जो किसी भी सिस्टम की ली जाती हैं, ठीक है। तो बल्क वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्रोस्कोपिक के अंदर सब कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी यहां पर आती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, ठीक है, नंबर 12। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटेंसिव में ये याद रखना, आई एन से इंटेंसिव होता है और आई एन से इंडिपेंडेंट होता है। देखें, अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर कितने पे बॉयल होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका फौरी तौर पे आंसर आता है कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, अगर आपसे मैं कहता हूं कि एक गिलास वाटर आपको दिया और पूछा कि बताओ कितने पे बॉयल होगा, आपने आंसर किया 100 पे हो जाएगा। अच्छा, अगर उस एक गिलास वाटर में से आधा पानी फेंक दिया जाए, हाफ गिलास वाटर दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि ये कितने पे बॉयल होगा, तो अब क्या आंसर आएगा? एक गिलास वाटर अगर 100 पे बॉयल हो रहा है तो हाफ गिलास वाटर क्या 50 पे बॉयल होगा या नहीं? तो इसका आंसर है सिंपल नो। एक गिलास वाटर 100 पे बॉयल हो रहा है, हाफ गिलास वाटर बॉयल करेंगे वो भी 100 पे बॉयल होगा।
1 स्पून वाटर बॉयल करें वो भी 100 पे बॉयल होगा। तो मतलब क्या निकला कि भाई बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए ऐसी वो तमाम प्रॉपर्टीज जो इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर होती हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज जो मैटर के अमाउंट पे, मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उन प्रॉपर्टीज को नेम दिया जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, 2-4 मैं इसमें बता देता हूं कि भाई किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिव है। किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिव है। किसी भी सॉलिड का किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉलिड और लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रैक्टिकल्स आपने मैट्रिक फिजिक्स में किए होंगे। इसी तरह से किसी भी चीज की जो डेंसिटी होती है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए डेंसिटी भी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के केस में आती है। तो वो तमाम प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड ना करती हो तो वो प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके अगेंस्ट में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है यहां पर, वो कॉन्सेप्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का। देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि अमाउंट पे, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, वो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है, यानी वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट डिपेंडेंट होती हैं वो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। यानी आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे वो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी कम करेंगे वो प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का मास अमाउंट पे डिपेंड करता है, किसी भी चीज का जो वॉल्यूम है वो अमाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी चीज का जो वेट है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा होता है, नंबर ऑफ मोल्स हैं वो अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, एनर्जी जितनी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, वो अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो बात ये कि वो तमाम प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करें, क्वांटिटी ऑफ मैटर कम हो तो वो प्रॉपर्टीज कम हो जाए, क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा हो तो वो प्रॉपर्टीज ज्यादा हो जाए। तो वो तमाम प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। हर चीज याद रखें कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की टाइप्स हैं। तो ये इस तरह से होता है। तो दीज आर द 13 टर्मिनोलॉजीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसका आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए। कमिंग वीक में मैं इसका एक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट आप लोगों से लूंगा, तो जरा इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारे पास इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, और थर्मोडायनेमिक्स के टोटल जो लॉज हैं वो 4 लॉज हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में जो लॉज डिस्कस किए हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो जस्ट एक ही लॉ डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वरना थर्मोडायनेमिक्स का एक सेकंड लॉ भी है जो सेकंड ईयर फिजिक्स में पढ़ेंगे, एक थर्ड लॉ भी है जो एडवांस इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। लेकिन फिलहाल हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट आपको याद होगी कि इसकी स्टेटमेंट इस तरह से डिफाइन की जाती थी। स्टेटमेंट के 2 हिस्से थे, अगर आप याद करें। पहला हिस्सा ये था कि एनर्जी के हवाले से, कि एनर्जी जो होती है किसी भी चीज की, उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते और उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, ना एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या किया जा सकता है, आप पढ़ते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट आप क्या कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है, कि नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी एक और स्टेटमेंट भी, ये तो खैर फेमस स्टेटमेंट है, इसकी एक और स्टेटमेंट भी है, वो ये है कि हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसको सिस्टम कहा जाता है, और उसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी बच जाता है वो सब कुछ उसकी सराउंडिंग कहलाता है। तो यहाँ पे अगली जो स्टेटमेंट है वो इसी तरह से है, किसी भी सिस्टम की जितनी भी एनर्जी होती है और उसके सराउंडिंग की जितनी भी एनर्जी होती है, अगर आप उसका टोटल कर दें
तो सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो एक स्टेटमेंट ये भी है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसकी यहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर एक मैथमेटिकल फॉर्म है। तो उस मैथमेटिकल फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से लिखी जाती है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म को समझने के लिए आपको एक छोटा सा डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं समझाता हूं। पहले तो आप उसको समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए भाई, आपके सामने एक इस तरह की डायग्राम मैं बना रहा हूं कंटेनर की। ठीक है जी, बनानी तो वैसे आपने भी है पेपर के अंदर जब आप अटेम्प्ट करेंगे। भाई, इस तरह के कंटेनर्स है, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर यहां पर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो ढक्कन रखा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो इस सिलेंडर के ऊपर यहां पर पिस्टन रखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये पिस्टन हो गया और आपके पास ये जो है ये सिलेंडर हो गया। अच्छा, अब आपने क्या किया हुआ है कि इसके अंदर यहां पे आपने गैस फिल की हुई है कोई। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने इस सिस्टम को ऐसे ही रखा हुआ है, अभी आप इसको कोई हीट वगैरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हीटिंग से पहले की इसकी सिचुएशन इस वक्त ये रही कि सिलेंडर है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और उसके अंदर गैस फिल है। गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से उनमें होती है काइनेटिक एनर्जी, और मॉलिक्यूल्स वीकली अट्रैक्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से उनमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करें तो उसका सम कहलाता है इंटरनल एनर्जी। तो उस वक्त हीट करने से पहले सिस्टम की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी लाजमी होगी। वो इंटरनल एनर्जी जो है वो है यहाँ पे E1। अब ये जो पिस्टन है ये एक पर्टिकुलर हाइट पे यहाँ पे रखा हुआ है। आपने क्या किया कि इस सिस्टम को हीट करना शुरू किया। जब आप इस सिस्टम को यहाँ पे हीट करेंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिल हुए हैं, पहली बात तो है कि मॉलिक्यूल जो है ना वो रैंडमली मूव करते हुए जा रहे होते हैं और जाके वो कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं और पिस्टन की सरफेस से भी कोलाइड करते हैं। जब आप हीट करना शुरू करते हैं तो हीट करने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक या पोटेंशियल में से कोई भी एनर्जी बढ़ेगी तो उसके बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो अगर हीटिंग से पहले इंटरनल एनर्जी E1 थी तो हीटिंग के बाद उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे E2 हो जाएगी। अच्छा, जब आप हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से मॉलिक्यूल की मोशन फास्ट हो जाएगी और वो मॉलिक्यूल बहुत तेजी से जाके कोलिजन स्टार्ट करेगा। अब सोचें कि पहले एक स्लो मूविंग मॉलिक्यूल था जाके पिस्टन की सरफेस से कोलाइड कर रहा था, अब एक फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल जाके पिस्टन की सरफेस से कोलाइड करेगा। तो जब फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल जाके पिस्टन की सरफेस से कोलाइड करेगा तो कोलिजन के रिजल्ट ये निकलेगा कि पिस्टन इस पोजीशन से डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे चला जाएगा, यानी पिस्टन जो है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस सिचुएशन में करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या आती है, बात को समझें कि भाई यहाँ पे देखो जो मॉलिक्यूल्स गैस के यहाँ पे मौजूद हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल जाके पिस्टन की सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में पिस्टन एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की जाए और उसके नतीजे में वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर वहां पर वर्क परफॉर्म हो रहा है। वर्क की डेफिनेशन ये लिखवाई थी ना बेटा कि फोर्स अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो तो हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है। तो बेसिकली जो इनसाइड द सिलेंडर गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल जाके पिस्टन की सरफेस से कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं। अब इस पूरी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये समझ लें। हमने जो सिलेंडर था उसको एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, आपने हीट एनर्जी इसको दी। हीट एनर्जी देने से उसमें पहला चेंज ये आया कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो चेंज हो गई। पहले वो E1 थी, हीटिंग के बाद E2 हो गई। तो इसलिए हीट का एक इंपैक्ट क्या आया कि हीट का एक इफेक्ट ये पड़ा कि इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो थी वो वहां पर चेंज हो गई। अच्छा, हीट का दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए गए और जाके उन्होंने पिस्टन की सरफेस से कोलाइड किया और वर्क परफॉर्म किया।
तो इसे जब आप हीट करते हैं तो हीट करने के नतीजे में सिस्टम जो होता है वो वर्क परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वर्क एनर्जी की फॉर्म में। अगर इस बात को मैं थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो हीट एनर्जी का सिंबल होता है Q, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है E, और क्योंकि ये चेंज हो रही है तो ये हो जाएगा डेल्टा E, और इसके अलावा वर्क है, वर्क का सिंबल होता है W। तो आपके पास एक ये मैथमेटिकल फॉर्म है जो यहां पे मिल जाएगी, ये मैथमेटिकल फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म कहलाती है, जिसमें इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे हीट एनर्जी है, राइट साइड पे इंटरनल एनर्जी और वर्क है। और वो जो बात पीछे समझाई थी कि भाई एनर्जी कैन नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, ये बात हमने पढ़ी थी। तो यहां पर यही हो रहा है कि रिएक्टेंट साइड पे आप चेक करें तो एनर्जी है हीट की फॉर्म में, और प्रोडक्ट साइड पे चेक करें तो ये ट्रांसफर हो गई इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में एंड वर्क की फॉर्म में। तो बात वही है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट है और जो इसकी ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इस मैथमेटिकल फॉर्म को आप सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में इससे एसोसिएटेड डेरिवेशन है प्रेशर वॉल्यूम वर्क के नाम से, हम उस डेरिवेशन को करेंगे और उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स की लॉ की एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा बेटा, हालात कोविड के अच्छे नहीं है, तो बस स्टे होम स्टे सेफ बेटा, सिंपली टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।